ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है अब आपके सर पर है, आपके दरवाजे पर है। स्टडीज के अनुसार पूरे विश्व में 1/10 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को अब ग्लोबल वार्मिंग से खतरा है। अब ये खतरा जो है हम इसको कैसे रोक सकते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट इसके बारे में क्या कर सकती है, लॉन्ग टर्म में क्या मेजर्स ले सकते हैं और नियर टर्म में क्या मेजर्स लेने चाहिए, ये सारी ही बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं दो एक्सपर्ट्स। हमारे साथ है प्रिंसिपल पार्टनर स्क्वायर यार्ड्स के सुंदर जगन्नाथन और हमारे साथ है समीर जुसोजा जो हैं फाउंडर प्रॉपिक्विटी के। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले समीर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस इम्पैक्ट को हम कैसे कंटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज का जो एक इशू है, एक मसला है, वो अब एक नई दिशा ले रहा है। अब स्टडीज के अनुसार आपके दरवाजे पर, आपके सर पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। मैम ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके रियल एस्टेट को पहले हमें दो एरियाज में डिवाइड करना पड़ेगा, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। नाउ इंडिया में कमर्शियल रियल एस्टेट जो है वहां पे ग्लोबल वार्मिंग को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, बिकॉज जो डेवलपर्स हैं वो मोस्टली प्रॉपर्टी बेचते नहीं है, वो रेंट करते हैं। और जो वहां पे मल्टीनेशनल टेनेंट्स आते हैं वो आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं। और क्योंकि वो सेंसिटिव हैं, वो चाहते हैं कि वो उन्हीं बिल्डिंग्स में जाएं जो आईजीपीसी, जो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड हों, और उन बिल्डिंग्स के लिए वो ज्यादा रेंट भी देने को तैयार हैं जो क्लाइमेट चेंज को कम होने में प्रिवेंट करती हैं। तो कमर्शियल में तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, और डेवलपर्स आर गोइंग फॉर आईजीबीसी सर्टिफिकेशन, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, टू इंश्योर दैट दे कम आउट विद ग्रीन बिल्डिंग्स एंड दे प्रिजर्व various forms of global warming techniques using solar panels, rainwater harvesting, green infrastructure, preserving natural areas, and efficient insulation, which is a big deal in India because we're a hot country. और जितनी एयर कंडीशनिंग लगती है इस कंट्री में, उसको कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, और उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। बट ये चिकन एंड एग सिचुएशन है, क्योंकि ये हॉट कंट्री है, यहाँ पे एयर कंडीशनिंग की भी नीड्स बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि एयर कंडीशनिंग नीड्स जो इंडिया की हैं आने वाले 25 सालों में, वो यूरोप और अमेरिका को कंबाइन कर ले, उससे ज्यादा एयर कंडीशनिंग नीड्स आने वाले 25 सालों में इंडिया में होने वाली। जी, ये आपके अब आप अगर रेजिडेंशियल सेक्टर में आते हैं, तो हमारा रेजिडेंशियल सेक्टर जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसमें 4.5 लाख यूनिट से की सप्लाई हो चुकी है 3 लाख यूनिट से, तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बनते जा रहे हैं। अब 50% इंक्रीज हुई है रेजिडेंशियल सेक्टर में, और वहां पे ग्लोबल वार्मिंग को लेके ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा। डेवलपर्स वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं, क्योंकि वो बेच देते हैं और इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा इंसेंटिव एक्सपेंसेस लगते हैं, तो वो एक्सपेंसेस इतना ज्यादा वो अपनी जेब से नहीं खर्च करना चाहते, और कंज्यूमर्स उसके बारे में ज्यादा प्रीमियम नहीं देना चाहते उन प्रॉपर्टीज को लेके एज रेजिडेंशियल ओनर्स, और ये एक प्रॉब्लम है। सो गवर्नमेंट को मैंडेटरी करना पड़ेगा कि बहुत सारे इंसेंटिव्स लेके आए, जो डेवलपर्स उन इंसेंटिव्स को ले पाए, और उसकी वजह से रेजिडेंशियल टावर्स में और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बिल्डिंग्स बनाई जाए। जी, सुंदर, क्या आपका ख्याल क्या है? क्या आपका ख्याल भी यही है कि देखिए पॉलिसीज की जरूरत है, पूरा फ्रेमवर्क जो है एक तरह से बदलना चाहिए कि रेजिडेंशियल सेक्टर को इसका असर आने वाले समय में ना दिखे। याद रखिए स्टडीज के अनुसार ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में अगर इसका हल हमने नहीं ढूंढा तो 9% पूरे वैल्यू जो है हाउसिंग सेक्टर में पूरे विश्व में वो वाइप आउट हो जाएगी एक तरह से 2050 तक। ये पूरे वर्ल्ड के लिए जो प्रोजेक्शंस हैं काफी सिग्निफिकेंट हैं। तो आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये बात तो सही है। रियल एस्टेट एक्चुअली अब देखोगे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को क्लोज टू अराउंड 40% का पूरा ग्लोबल एमिशन का कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट के वजह से होता है। और इसमें ये अगर इसको आप ब्रेक डाउन करोगे, उसमें से 70% ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ इट एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ऑपरेशन से आती है। तो मतलब जो हम यूज करते हैं, एनर्जी चीजें यूज करती हैं, एसी यूज करते हैं, इसके वजह से आते हैं, और 30% कंस्ट्रक्शन के वजह से आते हैं। तो अगर आप देखोगे रियल एस्टेट को, इसको दो तरीके से हमें डिवाइड करना चाहिए। जो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, जो मतलब हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, वहां पे आप एनर्जी एफिशिएंसी कैसे लेके आओगे?
तो वहां पे गवर्नमेंट्स और डेवलपर्स को साथ काम करने चाहिए रेट्रोफिटिंग सॉल्यूशंस पे, जो हम लोग को एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस है। तो हमारे इंडिया में देयर आर बिल्डिंग्स, बहुत सालों से बिल्डिंग्स बन चुके हैं जो काफी एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, जहां पे हमने ओल्डर एफिशिएंट एसीस और कूलिंग सिस्टम्स डाले हैं, जहां पे लाइटिंग सिस्टम जो डाले हैं जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो हमारा सबसे पहले आई थिंक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो यही है कि कैसे इसको इंसेंटिवाइज किया जाए एग्जिस्टिंग डेवलपर्स को और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को, जहां पे गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स अंदर आके रेट्रोफिटिंग सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं। इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी के वैल्यू ये रेट्रोफिटिंग सॉल्यूशन की वजह से, बिकॉज वो एनर्जी एफिशिएंट बन जाएंगे, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। जहां पे भी हम नए प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पॉलिसीज की बहुत जरूरत है कि हम पहले से ही नेट जीरो वाले एक गोल के साथ आगे बढ़े। नेट जीरो वाली गोल काफी दूर है हमारे लिए, कंसिडरिंग हमें बिल्डिंग मटेरियल्स से लेके सस्टेनेबल एनर्जी ऑप्शन से लेके हमें कैसे वो पूरे बिल्डिंग और कम्युनिटी को डिजाइन करने चाहिए, वहां पे स्टैंडर्ड्स को लेके आना और वहां पे पॉलिसीज को लेके आना जो डेवलपर्स को ना सिर्फ इंसेंटिवाइज करे बट ऑल्सो कस्टमर्स के मुताबिक दिस वुड बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ये हमें प्रूव करने के लिए दिस इज लाइक बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जहां पे आज हम बैठे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन घर बैठे हुए जो दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं ये सेगमेंट, वो ज़रूर ये सोचेंगे कि आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट्स अभी जो डेवलप होंगे, जो बनेंगे, डेवलपर्स को उन पर क्या ऐसा ध्यान देना चाहिए कि ये समस्या जो है, इसका हम धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप एक हल ढूँढ पाएँ। समीर जी, आपका क्या ख़्याल? आप दोनों ही रियल एस्टेट ट्रेंड्स और मार्केट को बहुत क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। मैम, मेरा जो मानना है वो ये है, सबसे पहले कि आई थिंक रियल एस्टेट रेजिडेंशियल बायर्स में इतनी अवेयरनेस नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। जैसे हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे दूसरे कि 39% ऑफ ऑल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट as such, whether it is existing or whether it is being developed. So consumer awareness नहीं है बिल्कुल। डेवलपर्स को जो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं फॉर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, ताकि वो फोर्सफुली उनको अप्लाई करें और कंज्यूमर में अवेयरनेस क्रिएट करके वो प्रीमियम चार्ज कर सके अगर उनको इंसेंटिव्स नहीं भी मिलते हैं तो। और ये सब चीजें क्या हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि सोलर पैनल्स की बहुत जरूरत है एनर्जी कन्जर्वेशन और एनर्जी क्रिएशन के लिए। इंडिया में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है बिकॉज वी आर अ जेन्युइनली हॉट कंट्री नियर द इक्वेटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग हो गई, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्रमोटिंग ट्री प्लांटिंग इनिशिएटिव्स जो इतने ज्यादा नहीं है, प्रिजर्विंग नेचुरल एरियाज फॉर डेवलपमेंट, ये भी नहीं हो रहा है। जो टियर 1 सिटी स्पेशली है, वहां पे जो नेचुरल एरियाज है उनको भी इंक्रोच किया जा रहा है फॉर मोर एंड मोर डेवलपमेंट। लाइसेंसेस आर बीइंग चेंज्ड बिकॉज इट्स सो कमर्शियली अट्रैक्टिव for the whole city in terms of government getting more taxes, government getting more EDC, IDC charges, and the developer making money by selling higher priced projects. So जो मैं आपको बता रहा था, एयर कंडीशनिंग which is a chicken and egg situation, क्योंकि इंडिया में आप जितनी ज्यादा एयर कंडीशनिंग लगाएंगे उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, और एयर कंडीशनिंग नहीं लगाएंगे तो इतनी ज्यादा वार्मिंग है कि आपको एयर कंडीशनिंग चाहिए ही चाहिए। अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि थैंक्स टू द गवर्नमेंट many people have come, over 300 million people have come from the lower middle class into the middle class segment, and as our middle class grows and as our upper middle class grows, air conditioning requirement will quadruple. So that is one area that needs a lot of awareness and education. जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जो आपने बोला है कि एक तो है अवेयरनेस, जो है, जो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी बायर्स हैं, रेजिडेंशियल बायर्स हैं, उनको ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। दूसरा, आपने वेदर कंडीशंस की बात करी, जैसे कि अगर एक्सट्रीम समर है, एक्सट्रीम हीट है, गर्मी बहुत है, तो लोग अपने एसी तो ऑन करेंगे ही। तो सुंदर, आपको क्या लगता है आने वाले समय में लोगों को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं? क्या ऐसे हल हैं जो वो अपने ही नियर टर्म में खुद ले सकते हैं? क्या मेजर्स हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं जो होम बायर्स जो हैं उसको देख सकते हैं? तो डेफिनेटली होम बायर्स में भी काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी कार्बन एमिशन और क्लाइमेट चेंज को सीरियसली ले। आज के दिन में होम परचेज
मोस्टली इमोशनल होते हैं, तो हमें पता है कि हर बंदे को इंडिया में एक घर ओन करना एक इमोशनल परचेस है। बट कंसिडरिंग वो क्या कर सकते हैं ये क्लाइमेट चेंज के लिए, मेरे हिसाब से बहुत कुछ एज अ कंज्यूमर हम खुद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैसे हम अपने डिवाइसेस और कैसे हम यूज करते हैं वो डिवाइसेस को। आई अंडरस्टैंड कि आज एसी के बिना तो बहुत सारे रीजन्स में रहना ही बहुत मुश्किल है, बट हम कैसे वो टाइम करते हैं, कैसे मतलब दरवाजा बंद करके जब एसी चलाते हैं, ऐसे छोटे-छोटे चीजें हैं जो कंज्यूमर्स अपने आप ले सकते हैं। अभी आप देखोगे तो स्मार्ट होम्स एक दूसरे तरफ काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है ये टेक्नोलॉजी का। सैमसंग से लेके एप्पल से लेके सारे बड़े कंपनीज स्मार्ट होम्स को काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स अपने ही साइड में स्मार्ट होम सॉल्यूशंस अपने घर पे लगा रहे हैं, जो ये डिसाइड कर सकता है कि अगर टेम्परेचर ये सेट पे है, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाए एसी, ताकि आपके ओवरऑल एनर्जी बिल्स में थोड़ा कम आए। सेकंड मेजर चीज़ है व्हिच इज़ अवेयरनेस, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम देख रहे हैं कंज्यूमर्स की जो परचेसिंग ट्रेंड है, वो आज हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि वो फ्लड अफेक्टेड ज़ोन से दूर लिवेबिलिटी ढूँढ के जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी प्राइसेस जहाँ पे लिवेबिलिटी बहुत हाई है, वहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जहाँ पे वो फ्लड अफेक्टेड ज़ोन्स है, जहाँ पे पानी का इश्यू है, ड्रॉट है, वहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रॉपर्टी प्राइसेस का डिप हो रहा है। तो आई थिंक मार्केट ट्रेंड्स और डेटा हमें सपोर्ट कर रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। सो जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना कि नॉट जस्ट आप कहाँ वो घर खरीद रहे हो, उसमें क्या-क्या इश्यूज़ है, वो एरिया में क्या इश्यूज़ है, उधर पानी की सप्लाई बराबर है, ये सब भी पैरामीटर्स को आप मन में रखते हुए आपको जाना चाहिए। सेकंड चीज़ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए एज़ अ कंज्यूमर कि क्या वो डेवलपर ने एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस लगाए हैं वो बिल्डिंग में? क्या वो कोई सोलर पैनल्स या कुछ सोलर वाटर हीटिंग, जो सिंपल चीज़ें हैं, जो हम सुबह-सुबह नहाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे छोटे-छोटे चीज़ें क्या डेवलपर ने ऑलरेडी डाली है। इफ इट इज़ अ न्यू प्रॉपर्टी अगर उन लोग खरीदने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कंज्यूमर्स तो ये बिल्कुल ही मस्ट रखने चाहिए कि ये डेवलपर्स कर रहे हैं एट अ बेस लेवल एट लीस्ट। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें जो हैं आप दोनों ने बोली हैं, जैसे कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स चाहिए, डेवलपर्स के छोटे-छोटे मेजर्स जो हैं, वो भी एक जो है काफ़ी इस सफ़र में हेल्प कर सकते हैं और कंज़्यूमर अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद आपके ख़्याल हमारे साथ शेयर करने के लिए और हम इस टॉपिक को ट्रैक करते रहेंगे एनडीटीवी पर।